या सिक्योरिटी कंपनी का खौफ था? सर खौफ तो आप बना ना, अब तो अपनी टैग लाइन है सर, टंडन इज हियर नॉट टू फियर, क्योंकि वी डील्स इन सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, बाउंसर, इवन गनमैन। अच्छा। तो सर फिर फियर तो अपने आप ही रहेगा ना सर। क्या यहाँ इसके पीछे मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट था? कह सकते हो इंटरेस्ट था। मतलब गुंडागर्दी में आपने कभी गन चलाई है? बिल्कुल चलाइए, शौक के तौर पे या मजबूरी के तौर पे? शौक के तौर पे चलाइए सर, कि कैसे चलाते हैं। हाँ, मैं उसी चीज़ पे आया कि मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ अकेले में तो हुआ सर हम किसी को कुछ नहीं समझते। है? इस टाइम के बाद आप डरे या आपका डर खुल गया? जब इस काम में आए थे तो डर तो सर पीछे छोड़ दिया था। अच्छा, पहले से ही? उसी दौरान में मैं आपको एक छोटा सा अपना एक हादसा बताता हूँ। रात को 1:30-2 बजे नाइट चेकिंग पे निकला, मोटरसाइकिल पे था। जैसे ही मैं उस साइड के पास पहुंचने लगा, मेरी स्पीड थी मोटरसाइकिल की 0, बिल्कुल स्लो। बंदे ने मेरे को चाकू लगा दिया। उसने 2-3 बार मेरे को चाकू मारने की कोशिश की, मेरी जैकेट फट गई। जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, दवा जहर जाम इश्क, जो भी मिले मज़ा लीजिए। अगर ये कहावत किसी पे फिट होती है तो वो आज मेरे सामने बैठे हैं और आज मैं उनसे ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें करना चाहता हूँ जो गारंटी देता हूँ जो भी ये पॉडकास्ट दे रहे हैं उनकी ज़िंदगी आज इस पॉडकास्ट के बाद बदलने वाली है। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ सुमित टंडन जी आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपने बारे में बताइए दर्शकों को, आपके बारे में, आपके काम के बारे में, फिर आगे का सिलसिला जारी करेंगे। पहले तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सुमित और मैं एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ 2008 से। वेरी गुड सर। ठीक है सर। और रही इन 15-16 साल की जर्नी की बात, जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करता है तो उसकी जर्नी टफ ही होती है। बिल्कुल। और इस प्रोफेशन में आने की वजह ये थी कि पहले 2000 या उससे 1 साल पहले तिलक नगर मार्केट में मेरी शॉप होती थी कपड़ों की। अच्छा। तो वो मैं चलाता था, लेकिन वो मेरे लिए मतलब बोरिंग सब्जेक्ट था। मैं उस काम को करके राजी नहीं था। जब मैंने वहाँ से थोड़े से पैसे कमाए, फिर मैंने उत्तम नगर मोहन गार्डन में एक जगह ली जिसमें मैंने सोचा कि मैं अपना एक घर बनाता हूँ। तो जब उस घर को मैं बनाने लग रहा था तो मेरे पास रोज़ 1 या 2 बंदे ऐसे आया करते थे कि बाबूजी हमारे को काम दे दो, अच्छा। बाबूजी हमारे को नौकरी पे रख लो। अच्छा। तो फिर मेरे को वहीं से ये बात क्लिक करी कि क्यों ना मैं इसी तरह की किसी फील्ड में आ जाऊं कि जिसके अंदर मैं एम्प्लॉयमेंट करूं आगे लोगों को। अच्छा। ओके। तो फिर मैंने पूरा सिस्टम को समझते हुए किसी से अपने फ्रेंड से समझ के एक सिक्योरिटी कंपनी लॉन्च की। ओके। और ये कब की बात है? और ये वही 2008-9 की बात है। अच्छा। तो पहले 1-2 साल तो थोड़ा सा ऐसे ही रहा, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। फिर रेफरेंसेस आने लग गए क्योंकि फ्रेंड सर्कल अच्छा रहा शुरू से, बाज़ार में ठीक ठाक रेपुटेशन थी। उन्होंने कहा सुमित ने यार ये सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है, ऐसे उसको सपोर्ट करना चाहिए। रेपुटेशन थी या सिक्योरिटी कंपनी का खौफ था? सर खौफ तो आप बना ना। अब तो अपनी टैग लाइन है सर, टंडन इज हियर नॉट टू फियर। वाह, ग्रेट। ठीक है सर, क्योंकि वी डील्स इन सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, बाउंसर, इवन गनमैन। अच्छा। तो सर फिर फियर तो अपने आप ही रहेगा ना सर। अच्छा। तो उसी मतलब दौरान में धीरे 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 बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। आज ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि आपके सामने बैठ के इंटरव्यू देने के लायक भगवान ने मेरे को बनाया। और आज 300-400 बंदे लेके दिल्ली NCR में काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी पे? जी। तो किस तरह की सिक्योरिटी रहती है ये? सर हमारी सिक्योरिटी जो भी हम डील करते हैं वो कमर्शियल डील होती है। जैसे कि किसी मॉल्स में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, MNC। पहले ATMs होते थे, लेकिन अब ATMs का सिक्योरिटी वाला उन्होंने बंद कर दिया सारा काम। ओके। RW हो गई आपकी। अच्छा। फैक्ट्री के अंदर गार्ड्स की ज़रूरत होती है, हाउसकीपिंग की ज़रूरत होती है, तो वो डील करते हैं सर वो। तो एक आम पब्लिक की अगर मैं बात करूं या मैं अपनी भी बात करूं, सिक्योरिटी का मतलब हमें नज़र में आता है गार्ड। तो आपका वहीं तक काम सीमित है या फिर एक जैसे VIPs होते हैं, और आपने कहा अभी गनमैन, तो वो गनमैन की क्या डेफिनेशन होती है? गनमैन की डेफिनेशन ये है कि सर आपको उस किस बंदे की ज़रूरत कहाँ पर है। अगर आपको आपका प्रीमिसेस एरिया एक फैक्ट्री है और आपको अपनी फैक्ट्री की अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनवर्ट आउटवर्ट चाहिए, और आपको सारी डिटेल चाहिए कि आपकी फैक्ट्री में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तो वो एक गार्ड अपने मेंटेनेंस करता है अपना, जो उसके रिकॉर्ड होते हैं।
फर्स्टली। और रही एक्सेप्शनल में आप जाओगे कि सिक्योरिटी गार्ड के अलावा बाउंसर्स वो इवेंट में लगते हैं। अच्छा। आपके घर में आपके भाई की शादी है, आपने कहा यार थोड़ा मेरे भाई को अच्छा दिखना है, या हो सकता है कि कोई पार्टी के अंदर कुछ दिक्कत परेशानी क्रिएट कर दे, तो उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पर बाउंसर्स रहते हैं। अब आपने कहीं दिल्ली से बाहर जाना है, आप मेरे को जानते हो, आपने कहा सुमित भाई घर आपने देखा हमारा कहाँ पर है, पंजाबी बाग में घर है, तो भाई ज़रा 2 दिन के लिए कन्वेंस भेज दोगे, तो घर में सामान बहुत पड़ा रहता है। तो फिर हम वो सर काम सब करते ही हैं। तो आपने कहा कि आप सारा सिक्योरिटी में आ गए, जिसकी बट जो मैं कहूँ स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी कि लोगों ने आपके पास आके काम मांगना स्टार्ट किया। मैं खुद एक छोटा सा मकान लेके जगह लेके मकान बनाने वाला था। तो जब मैं उस मकान के मतलब बनाने की प्रोसेस में था, तब लोग मेरे पास आया करते थे। छोटा एरिया था कि सर हमारे को दिहाड़ी भी रख लो, काम पे रख लो। तो ये ऐसा कई दिनों तक होता रहा। नहीं, बट इस सिक्योरिटी के काम में आना, एक काम होता है एचआर का, या फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख दिया आपने, या किसी क्लर्क को बना दिया, किसी अकाउंटेंट को रख दिया आपने, वो रिक्रूटमेंट ना खोल के सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस क्यों किया? क्या यहाँ इसके पीछे मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट था? कह सकते हो इंटरेस्ट था। मतलब गुंडागर्दी में? बिल्कुल। बिल्कुल। गुंडागर्दी नहीं है सर, ये एक्चुअली में क्या है, अभी मेरे पास 15 साल पुरानी 16 साल पुरानी कंपनी है। उसमें आप ये मान के चलो ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जो 13-14 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वी आर गुड पे मास्टर। ओके। आप किसी लेबर से काम करते हो, 3rd क्लास हो, 2nd क्लास हो, 4th क्लास हो, दे वांट द पेमेंट ऑन टाइम। एग्जैक्टली। तो हम उनको पेमेंट उनको टाइम पे देते हैं, हमारे को मिले ना मिले उससे कोई मैटर नहीं है। अगर 20 तारीख को एडवांस बांटना है, अगर हमारे को जितना हमारे को रिक्वायर्ड है उतना एडवांस हम बांट देते हैं। तो इस वजह से जो हमारी लेबर रहती है खुश रहती है और फ्रेंडली है। हमने कभी अपने लेबर को कभी परेशान नहीं किया या अननेसेसरी डाटा नहीं। एग्जैक्टली। तभी शायद इतना लंबा आप लेबर के साथ में, इतने पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ में अपनी कंपनी को ये अभी तक उसकी मेन रन वजह कर रहे है, हैं। ये मेन वजह है ये उसकी। आपका मेन जो एक यूएसपी कह लीजिए, बिल्कुल। मेन आपका कंपनी को चलाने का तरीका और जो स्टाइल है। ऐसे फ्रेंडली होने के बाद में हमारे को भी बड़ी कंपनियों की तरह टैकल करना आता है। हमारे पास भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिस का स्टाफ है। हम भी उनको कह सकते हैं यू आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, पैसे काट दो, शेव नहीं करी पैसे काट दो। अरे भाई 15,000 लेता है, कितने पैसे कटवाएगा? सर ये तो चलिए काम की बात हो गई। काम की बात शायद आज के इस पॉडकास्ट में मैं डिस्कस ना भी करना चाहूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको पर्सनली जो है जानता हूँ, और आपका एक काम के अलावा एक दूसरी साइड है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो भी आपके करीबी लोग हैं अच्छे से आपको समझते हैं, जानते हैं, और वो साइड थोड़ी सी जॉली भी है, और थोड़ा सा एकदम मस्ती और पार्टीज़, या फिर पार्टीज़ रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो एक आपका स्टाइल है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी मिले आप बस चाहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आपकी ऐसी सोच क्यों है, और क्या जो भी मैं आपके बारे में कह रहा हूँ वो सही है? सर बात देखिए इस तरीके से, जब मैंने 2008 में ये कंपनी खोली थी तो सर उस कंपनी के अंदर सिर्फ मैं ही एक प्रोपराइटर था। अच्छा। और एक बंदा मेरे साथ में और काम करता था जो एज अ फील्ड ऑफिसर था। ओके। और हमारे पास उस वक्त रनिंग आदमी थे सिर्फ 8 या 10। अच्छा। मैनेजर भी हम ही होते थे सर, फील्ड ऑफिसर भी हम होते थे, कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ही पकड़ के लाना। इवन की रात को जो नाइट चेकिंग होती है, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में मेरे 2 गार्ड लगे, आपने कहा टंडन जी यार वो तो 12 बजे सो जाता है, तो उसके लिए वैसे नाइट के फील्ड ऑफिसर होते हैं। अच्छा। लेकिन कंपनी का इतना बड़ा दायरा नहीं था, तो मैं खुद जाता था रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ओके। और पूरी रात जहाँ पर भी मेरे गार्ड रहते थे, जैसे किसी की सोने की कंप्लेंट है, हर गार्ड मेरे को 1-1 घंटे बाद फ़ोन करेगा। 12 घंटे 12 फ़ोन सुनता था रात को सर, इसलिए कि मेरा ऑर्डर चलता रहे। और उसी दौरान में मैं आपको एक छोटा सा अपना एक हादसा बताता हूँ। बिल्कुल। मंगोलपुरी खुर्द में मेरे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। अच्छा। शौकींदा बिल्डिंग है वहाँ पर, बड़ी फेमस है, अच्छा। तो वहाँ मेरे गार्ड थे। अच्छा। मैं एक दिन रात को 1:30-2 बजे नाइट चेकिंग पे निकला, सर्दी के दिन थे, अच्छा। फुल मैंने लेदर की जैकेट वैकेट पहनी हुई, मोटरसाइकिल पे था। हाँ। जैसे ही मैं उस साइड के पास पहुंचने लगा, हाँ। मेरी स्पीड थी मोटरसाइकिल की 0, बिल्कुल स्लो। बंदे ने मेरे को चाकू लगा दिया। अच्छा। अब लगा दिया तो फिर रुकना ही पड़ेगा सर। हाँ। मैंने उसको बोला आई सरेंडर। हाँ। कहता ठीक है। मैंने बाइक का इग्निशन ऑफ किया, उसको लगा कि अब तो बाइक
ऑन कर दिया इसने, ऑफ कर दिया तो उतरेगा। तो उसको नहीं पता था कि मैंने मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग के ऊपर, ये कब हैंडल की के बात ऊपर है? 10 की। 2010 की। अच्छा तो मैं खुद ही रात को नाइट चेकिंग करता था। अच्छा तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर एक लोहे का बैटन लगा रखा था, वो हमारी सिक्योरिटी में होता है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ना, किसी अच्छी सिक्योरिटी में वो लगाया होता ना, वो मैंने ऊपर लगा रखा था। अच्छा। उसमें करंट होता है? नहीं मतलब सर, लोहे का होता है, लोहे का होता है। और ऐसे ग्रिप होती है उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है। उसको नहीं दिखा, हाँ जैसे ही मैं उतरने लगा मैंने उसके सिर में मार दिया। अच्छा तो वो लोहे का था, उसके सिर में लगती इमीडिएट वो ज़मीन पे गिर गया। ठीक। फिर हम दोनों की ठीक से लड़ाई हुई वहाँ पर। अच्छा उसके बाद लड़ाई हुई। ओके। उसने 2-3 बार मेरे को चाकू मारने की कोशिश की, मेरी जैकेट फट गई। अच्छा ठीक है। हाँ। एट लास्ट मतलब ये हुआ कि मैं उस पर थोड़ा भारी पड़ गया और वो चला गया। और जो चाकू वो मेरे को मारने लाया था वो आज भी गिफ्ट के तौर पे मेरे पास घर में रखा है। मैं छीन लाया उसका चाकू। अच्छा तो ये वाला टाइम भी देखा है सर। हाँ। आज भगवान की कृपा 6-6 7 सर फील्ड ऑफिसर हैं। ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है। इस टाइम के बाद आप डरे या आपका डर और खुल गया? जब इस काम में आए थे तो डर तो सर पीछे छोड़ दिया था ना। अच्छा पहले से ही। 2008 से 2010 में 2 साल हुए सर। 2 साल के अंदर समझो कि 800 दिन निकल गए, 365। तो रोज रात को सड़क पे होते थे सर। ऐसा कोई होता नहीं था बदलाव ना। नहीं आया इस इंसिडेंट के आपको बाद? या आपने अगर मेरे को कोई कंप्लेंट करी कि सर आपका बंदा ऑन टाइम नहीं आ रहा है या आपका बंदा सो रहा है, हमने कहा सर फील्ड ऑफिसर भेज देते हैं। तो कौन होता रहा फील्ड ऑफिसर? सुमित टंडन। रात को बाइक उठाई, पहुंच गए वहाँ रात को 2 बजे। आप क्या मैरिड डर थे है? तब? आप मैरिड थे तब? नहीं, मैरिड नहीं था। तो घर पे क्या रिएक्शन थी जब घर वालों को या अपने दोस्तों को ये इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में आपने बताया? उसने मेरे को सबको, जब मेरा ब्रदर मेरे साथ में इसी काम के अंदर है और जब से हमने एक कंपनी खोली है, मेरा ब्रदर और मैं ही है, प्रोपराइटर भले से मैं हूँ, लेकिन प्रोपराइटर से भी ज़्यादा मैं उसको ऑनर करता हूँ कि वही मालिक है कंपनी का और सब उसी के, वही जो भी करता है वही करता है। मेरा काम जो है फाइनेंसिस का होता है ज़्यादातर और मार्केटिंग का। ठीक है सर। और बात रही, क्या पूछा था अभी आपने? कि किसी ने भी आपको ये नहीं बोला कि अब ये टंडन जी उसने ये ये काम बंद बोला कर कि दीजिए, इस शुरू काम से में खतरा है? शुरू से ही लड़ाका है। काम भी वही सिक्योरिटी वाला पकड़ लिया, झगड़े वाला। अच्छा पहले भी स्कूलों में भी लड़ता रहा, जीटीवी में पढ़ा हूँ सर। फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज की फर्स्ट डे ही धुआंधाड़ हो गई थी हमारी, अभी भी निशान है मेरे सिर में। अच्छा तो उन्होंने कहा अपने लाइक काम पकड़ा उसने सिक्योरिटी का, अगर टूट फूट होती है तो बराबर का मारेगा, ये जितने खाएगा उतने मारेगा। तो कोई इस घटना का किसी पे कोई असर ही नहीं? मेरे भाई पे हुआ। अच्छा उसके बाद उसने मेरे को रात को फील्ड ऑफिसर के जाने के काम के लिए मना कर दिया। मना कर दिया। उसने कहा हम 2 पैसे कम कमाएंगे, जिसको बंदा रखना है रखे, हाँ। हटाना हटा दे। अगर किसी साइड पे जाएगा तो ऐसी साइड पे जाएगा जो ऑन रोड हो। तो जैसे कि आपने बताया, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी डरपोक किस्म के या किसी भी तरीके से डरना आपकी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं सर, अगर फैमिली होती है तो डरते हैं ना सर। हाँ, मैं उसी चीज़ पे आया कि मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट अकेले अकेले तो सर हम किसी को कुछ नहीं समझते, अगर घर वाले बैठे तो भाई सॉरी। बट फिर भी कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहाँ पर कभी लाइफ में डर लगा होगा? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं? फैमिली होती है तो डरते हैं सर, 100% डरते हैं। किसी से? सामने वाला बंदे का आपको क्या पता कि उसके पास क्या चीज़ है। वेपन रखना आज की डेट में कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना। अब मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, तो मेरी गाड़ी में अगर मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ तो मेरे पास पीएसओ होता है। और वो पीएसओ किसकी गारंटी पे बैठा है? टंडन की गारंटी पे। आपने कभी गन चलाई है? बिल्कुल चलाइए। शौक के तौर पे या मजबूरी के तौर पे? शौक के तौर पे चलाइए सर, कि कैसे चलाते हैं। अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ी सीखने की? कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मेरे पास पीएसओ में गए यार कभी गन नहीं चलाई, कहता सर चला के देख लो। क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? हाथ गर्म रहते हैं सर, हाथ गन मेटल है ना सर। मैं मैं आपको, आप मेरे पास आना, मेरे पास तो लाइसेंसी वाले गन वाले होते हैं। तो हमारी तो रजिस्टर्ड कंपनी है 15 साल पुरानी, पसारा भी है हमारे पास, ESI भी है, PF भी है, GST भी है, हर चीज़ है। आपको मैं 10 मिनट के लिए गन दूंगा, अपने साथ लगा के रखना, आपका देखना BP कहाँ पहुँच जाएगा। गन मेटल एक गर्म चीज़ है सर, उसको हर कोई नहीं रख सकता, उसको वही रख सकता है जिसको गुस्सा ना आता हो। तो देखो, मैं थोड़ा बनिया कम्युनिटी से हूँ, बिजनेसमैन हूँ, पैसे की भाषा समझता हूँ। तो अभी तक मैंने यही सुना था, पैसे की गर्मी। आज पहली बार मैंने जाना एक हथियार की, पिस्टल की गर्मी। सर आपके पास हथियार होगा ना तो आप सिक्योर हो। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर 50 लोगों में जा रहे हो ना, आपको सिर्फ ये पता मेरी गाड़ी में गन पड़ी है, आप किसी को कुछ नहीं समझोगे। क्योंकि वो उस बंदे को, उसके दिमाग को पता है कि मेरे पास गन पड़ी है। और गन के सामने सर जल्दी नहीं आता कोई बंदा, चाहे कितना बड़ा
आपने कहा आपके पास में लाइसेंस वाले पिस्टल, लाइसेंस वाले जो भी आर्म्स जो भी होता है, गन वगैरह वो रहती हैं। तो एक मान लीजिए मैं अपनी बात कर लूँ, नॉर्मल लेमन पर्सन के लिए गन लेना इजी है लाइसेंस के साथ में? नहीं क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती हैं, आपको तो पता सर, ही वो होगा। पहले ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, अपनी कुछ कंडीशंस है। इंडिया है ये कोई कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए नहीं है कि जहाँ पर आपको आपने अपनी आईडी दी और स्टोर पे गन खरीद लाए। यहाँ तो अगर ऐसे होने लग गया तो सर क्राइम की रेशियो इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर आज आपको गन का लाइसेंस चाहिए तो आपके पास में एक बड़ी सॉलिड प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल इन द सेंस? आप पीपी ज्वेलर के मालिक हो अच्छा, ओके। और आपके पास रोज 2-4-5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है अच्छा, और किसी ने आपको थ्रेटनिंग दे दी ओके और आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करी, मेल डाली कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके उन्होंने बुलाया, आपका रीजन सुना। ओके अगर उनको लगेगा तब वो अपनी पूरी जो भी उनकी टीम होगी, क्राइम वाली टीम, वो पूरा उसको सर्वे करके तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कि सर आप बताएं कि वजह क्या, आप गन क्यों लेना चाहते हो। उसके बाद आपको गन अलॉट होगी। इस प्रोसीजर में मतलब समझो 2 साल लग जाएंगे 2 साल? कम से कम। अच्छा वो भी अगर धाकड़ प्रोफाइल आपकी तब। अच्छा। हाँ जी, अगर एक लोकल आदमी करे तो पहले तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, मिलेगी नहीं सर। कभी किसी ने आपको अप्रोच किया है 2 नंबर या इलीगल तरीके से गन के लिए? उनको पहले ही पता है सर इतनी बड़ी टीम इनके पास है, इनको क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, अगर किसी को पर्सनली चाहिए हो तो किसी ने आपको अप्रोच किया है पर्सनली बोले तो कि भाई पैसे ज़्यादा ले लीजिए, विदाउट लाइसेंस गन मुझे दिलवा दीजिए? अरे नहीं सर, हम आपको ऐसे वाले बंदे दिख रहे हैं। हम तो उसको ये बोलते हैं तुझे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सेफ्टी चाहिए, 2 दिन के लिए इसको रख ले अपने पास। इसको अपने पास रख ले, तेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बना रहेगा, उसकी तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली मैंने देखा है कि बाउंसर कह लीजिए, गनमैन कह लीजिए, मेल्स ही होते हैं। तो क्या अगर मैं बात करूं हर काम में, क्योंकि आजकल फीमेल्स होती हैं, तो क्या आपके काम में भी फीमेल्स होती हैं कि फीमेल बाउंसर, शायद मेरा शब्द गलत हो जाए किसी फीमेल के लिए, फीमेल बाउंसर या कोई फीमेल बॉडीगार्ड, ऐसा भी क्या आपके यहाँ पे होता है? फीमेल बाउंसर होती हैं सर, और 100% होती हैं। अच्छा, और बिल्कुल मतलब जिनको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है हम देते हैं। ओके, आप वो भी प्रोवाइड करते अगर आप मेरे को कल बोलते हैं कि सर मुझे कोई फीमेल बाउंसर चाहिए 10, तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। हैं? ओके, ये नहीं कि जेंट्स तो पब्स हो गए, मॉल्स हो गए या किसी भी जगह पे हो गए, क्योंकि जेंट्स का और लेडीज़ के अंदर ये फ़र्क है, वो 80 की रेशो में और 20 की रेशो में है। लेकिन जहाँ पे लेडी बाउंसर की ज़रूरत है वहाँ लेडी ही बाउंसर लगेगी सर। और वो हमारे पास होती हैं पूरी टीम, वो भी वही डील डॉल जो होती है, वो 6 फुट वाली और बढ़िया पूरी फिजिक होती है, ओके। होती हैं सर, बिल्कुल होती हैं। एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है मेरी, एक उत्सुकता है। जैसे हम पॉलिटिशियंस देखते हैं, मोदी जी की बात कर लीजिए या किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, तो उनके जो बाउंसर कह लीजिए या किसी भी तरह से उनके जो सिक्योरिटी टीम होती है उसमें और जो हम मैरिज वगैरह में देखते हैं फ़र्क होता है। ऑब्वियसली वो ट्रेंड होते हैं, एक प्रोसेस होता है पूरा। तो आपकी जो टीम होती है क्या उसकी भी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग सर हमारी टीम की होती है, बिल्कुल होती है। और जो बात आपने की सिक्योरिटी की, वीआईपी सिक्योरिटी की, वो पहली बात जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो एसपीजी होते हैं ओके और कमांडो होते हैं। ओके उनकी अलग अपनी सेपरेट एक ट्रेनिंग होती है। वो ना तो कोई सिक्योरिटी कंपनी के मालिक पूरी करवा सकते हैं और ना आगे फ्यूचर में कोई कर पाएगा। ओके हमारे पास होते हैं जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, जैसे कि कोई मेजर हो गया, कोई सूबेदार, कोई कर्नल, अच्छा, ये इस लोग तरह का बंदा होता है, हमने हायर किया होता है। अच्छा ये लोग इसके बाद में इसमें आ जाते हैं? वो जब उनको वॉलंटरी ले लेता कोई या वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं। और दे आर डिसिप्लिन्ड पर्सन्स, उनको पता होता है कि कैसे काम करवाना है। तो वो ही हमारे सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो सिविलियंस और वीआईपी दोनों को हैंडल कर पाते हैं। टंडन जी, कभी कभी मुश्किल नहीं हो जाता, सामने आपके ऐसे लोग होते हैं या मैं कहूँ आपके स्टाफ ऐसा होता है जो अपने आप में एक बॉडी बिल्डर है, तो उनको किसी भी तरह से कोई इंस्ट्रक्शन देना, कुछ बताना, कभी ऑकवर्ड नहीं हो जाता या कभी ऐसा नहीं हो जाता कि वो आपको उसकी तरफ से एक उल्टा जवाब मिल जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपका मतलब एकदम खून जो खोल जाए? बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। ह्यूमन बीइंग नेचर क्या होता है बंदे का, ये सामने वाला बंदा है, कुत्ता है मेरे को काट लेगा, सांप है मेरे को काट लेगा। सांप सर पिटारे में रहता है और ऑपरेट उसको आदमी करता है। एग्जैक्टली उनको पता है अगर मैंने इसको गुस्सा दिखाया तो ये भी इसी प्रोफेशन में है। एग्जैक्टली वही। तो वो हमारे से जो है थोड़े अपना लेवल बात का नीचे करके बात करता है, अच्छा, ओके ओके। क्योंकि उसको ये पता होता है कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ और ये कंपनी का मालिक है। और जहाँ पर बात आपको पता है कि इज्जत वाली आ जाती है,
तो फिर वही वाली बात है कि नॉट टू फियर, टंडन इज हियर। कि भाई तूने बदतमीजी की है, तूने एक बार तू बोला, फिर हम तेरे को 10 बार तू दे के बुलाएंगे, 5-10 मिनट रुक, वेट एंड वॉच क्या होता है। कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको किसी सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, बाउंसर को पर्सनली खुद से कुछ फटकारना पड़ा हो, इवन मतलब मारना पड़ा हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बाउंसर्स के बारे में तो ऐसा नहीं होता, कि ये नहीं कि हम उससे कोई डर के काम करवाते हैं। जहाँ पर हमारे को जिस तरह से उससे काम करवाना है हम करवाते उसी तरीके से हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाली उसके अंदर कैटेगरी में आ जाता है कि कई बार उनको धमकाना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई प्रीमिसेस के अंदर ड्यूटी कर रहा है और नाइट वाले गार्ड ने 8 बजे आने से पहले मना कर दिया कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा। हमारा ऑफिस तिलक नगर बेस्ड है और हम बावाना के अंदर गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम पहले वाले गार्ड को बोलते हैं कि भाई तू रुक जा, अपना पेटीएम नंबर दे, तेरे को पैसे डालते, खाना वाना बढ़िया से खा, ड्यूटी कर ले, सुबह फील्ड ऑफिसर छोड़ जाएगा। अब रात को 8 बजे पॉसिबल नहीं है, हम तिलक नगर से बंदा भेजेंगे, आते आते 10 बज जाएंगे, फिर वो फील्ड ऑफिसर उसको दूसरी पोस्ट पे छोड़ेगा, 12 बज जाएंगे। तो उस दौरान में उसको धमकाना पड़ता है, लेकिन उतना जितना कि वो डाइजेस्ट कर ले। डाइजेस्ट कर ले। तो 2008 और 2024 लगभग 16 एक साल आपको इस फील्ड में हो गए। जी सर। कभी किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि गलत बिजनेस में आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा। हमारा काम सर रिस्क की जरूर है, लेकिन इंटरेस्टेड बहुत है। इंटरेस्टिंग। किस बंदे से आप कहाँ मिलोगे आपको कोई नहीं पता। जस्ट एल की कॉल आती है, फलाने बंदे से मिलने जाना, मीटिंग तय कर ली, पता चलता है वो तो 200 करोड़ का बंदा है, और हम जाके सामने बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं, जब अपना कार्ड देते हैं तब पता चलता है यार ये उस बंदे से मिले हैं। अब ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब खुद, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनके साथ 15-15, 17 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। मिलेनियर है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है हम काम कर रहे हैं उनके साथ में। उनके रेफरेंस से हमारे को 10 काम मिल जाते हैं कि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। टंडन जी, मतलब आप जैसे, अगर मैं फिजिक की बात करूँ, डील डॉल परफेक्ट एकदम, तो शुरू से ही ऐसे, या कभी आप एक 2008 में तो आपके जैसे ही था। क्या बात कर रहे हो? फोटो मेरे दिखा सकता जैसे? हूँ प्रूफ के लिए। हाँ जी। तो आपने उसको मेंटेन किया था, या फिर अब कुछ मेंटेनेंस खराब हो गई? सर ऐसा है कि जब हमारा शरीर बढ़ रहा था ना, और हमारा काम भी बढ़ रहा था, तो वो लोगों के कॉम्प्लीमेंट होते हैं कि भाई टंडन जी काम भी सही पकड़ा, आप भी लिखने में सही लग रहे हो। अच्छा। तो उस वक्त वो कॉम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अब वो कॉम्प्लीमेंट इस एज पे आके थोड़ा सा दुख दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली कोई किसी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना वेट रिड्यूस करूँ, ओके। और वो ज़रूरी भी है। कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप? हाँ बिल्कुल, एक डाइटिशियन से मेरी चल रही है कोर्स। अच्छा, किया भी अच्छा। है, कर भी रहा हूँ। ओके। अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है, ओके। और मुझे काफ़ी फ़र्क। तो 2008 के बाद में आपने मुझे बताया किस तरह से 16 साल काम किया, कैसे आप इस फील्ड में आए और क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी, और इवन आपको कुछ अटैक भी रात को या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग भी आपने फेस करी। 2008 से पहले की जर्नी, जो कि आपका एक नॉन प्रोफेशनल टाइम में कह सकता हूँ, जब आप किसी काम में नहीं थे, तो उससे पहले का आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि उससे पहले क्या आपने उससे पहले मैं काम में था, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। अच्छा। तिलक नगर मार्केट में मेरी शॉप कपड़े थी, की शॉप थी। ओके। मैं रेडीमेड गारमेंट्स की काम करता था। ओके। ओनर होना तो हमारे बाई ब्लड है सर, अच्छा। लेकिन वो सुबह 10 बजे ड्यूटी से दुकान खोलना, हाँ। फिर वो सारा दिन किच किच की, ये इतने का है वो उतने का है, फिर कस्टमर आता है 20 पीस खुलवाता है, फिर बाद में थैंक यू बोल जाता है। तो सर वो काम समझ पेशेंस नहीं नहीं आता थी हमारे पास। अच्छा। जितने साल किया हाँ। उस काम में मेरे को ठीक पैसे कमाए मैंने, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैंने उसको 1-2 साल के लिए वाइंड कर दिया, बंद कर दिया, एकदम बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ओके। 1-2 साल घूमा आराम से, सोचा कि क्या करूं, ये काम भगवान ने खुद ही दे दिया, और आज यही कर रहा हूँ, इसी को एक्सपेंड करूंगा बड़े हाई लेवल पे। आपने भी कहा कि जैसे उस काम में आप सुबह 10 बजे जाते थे, आपका शॉप खोलना, एंड उसके बाद आपकी ऑफिस की कोई या शॉप की कोई टाइमिंग होती होगी, 8 बजे 9 बजे 10, जो भी है आपका एक रूटीन होता होगा प्रोफेशनल लाइफ का। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा लाइफ स्टाइल, उसकी डेफिनेशन क्या है? मैं लाइफ स्टाइल को पैसे से नहीं तोल रहा हूँ, चाहे वो पर्सन एक 10-15 लाख रुपए साल का कमाता हो, 10-15 करोड़ कमाता हो, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ काम होता होगा, तो उसको किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या है, लोग काम के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशन जीरो हो गए हैं। तो आपके नज़रिए से वो किस तरीके से अपने दिन को मेंटेन करे कि वो सारी चीज़ें जो है बैलेंस हो जाए?
सर ऐसा है कि आप सबसे पहले जो है आप अपने आप को लेकर चलो, तो आपका शरीर अगर फिट है तो सबसे अमीर आदमी तो दुनिया के आप हो। क्या बात है। ठीक है। सेकेंडली मेरा मानना है कि आपके फादर, आपकी मदर और स्पेशली आपका ब्रदर, बाई ब्लड वाला ब्रदर, चाचा ताऊ का बेटा नहीं, ओके जो आपका भाई है, ओके जो आपकी बहन है, ओके उससे सॉलिड रिश्ता दुनिया में किसी का नहीं होता। अच्छा। जो पेन वो लेंगे ना आपके लिए, वो दूसरा बंदा नहीं ले पाएगा, चाहे वो कितना भी कुछ करे आपके लिए। अच्छा अगर उसका आप कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो तो वो होता है आपका दोस्त। कहने वाले कहते हैं कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है? जिसका दोस्त पुराना हो, जिसका नौकर पुराना हो। क्या बात है। तो अपने दोस्त भी बड़े पुराने हैं सर, अच्छा और अपना नौकर तो नहीं कहेंगे। उन्होंने ही आज हमारे को इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं। तो हमारी हर जगह पे जो है ट्यूनिंग ठीक है। ओके और कोशिश कीजिए कि जो लेविश ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में जिए। पैसे भले से कम हो, लेकिन स्माइल मुंह पे 24 घंटे रहनी चाहिए। मैंने कहीं पे एक एग्जैक्टली याद नहीं है, कहीं पे मैंने ये पढ़ा था कि रिश्तों के इस व्यापार में कुछ खोना भी पड़ता है, राइट। तभी वो मेंटेन हो पाते हैं। तो ये जो रिश्ते मेंटेन करने की आर्ट है, मेरे को लगता नहीं हर किसी में होती है। तो आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जो रिश्तों को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्तों रिश्ता को हो? बरकरार करने की सबसे जो अच्छी आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग, वो है आपकी सच्चाई, जिसके ऊपर मैं हमेशा चलता हूँ। अच्छा झूठ बोलना मैं पसंद नहीं करता, चाहे मैं बिजनेस करता हूँ 16 सालों से। मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, बजाय कि किसी को मन गढ़ंत कहानी सुनाने के। और बात रही रिश्तों को मेंटेन करने वाली बात, जिस टाइम रजत सर मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं कहा हमारा सिक्योरिटी का काम है। तो वो कहती वो क्या होता है? मैं कहा सिक्योरिटी गार्ड का वो क्या होता है? मैं कहा वो जो आप मॉल में जाते हो, आप एटीएम में जाते हो, वो आपको दरवाज़ा खोलता है ना, वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो मैं कहा जब रात को 2 बजे उनसे कोई झगड़ा करता है तो हमारे को उनकी प्रोटेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो कहती है फिर? तो मैं कहा जहाँ पे मेरा तकिया रखा है ना, उसके साथ में मेरे जूते भी रखे होते हैं। तो जब मेरे को कोई फ़ोन करता तो मैं उसको एक्सक्यूज़ नहीं देता कि यार मैं तो बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता। मैं इमीडिएट पहुँचने की कोशिश करता हूँ, चाहे वहाँ 50 बंदा खड़ा हो। मेरा काम है कि मेरे बंदे को जाकर बैकअप देना कि भाई मैं आ गया, अब तू चिंता मत कर, अब जो इसने बुलाना, जिसको बुलाना बुला ले। तो आज वो उस क्लैरिटी की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर मेरे को यहाँ से कहीं पे मान लो चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है तो मेरी वाइफ को पता है ऑन वर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके लिए बंदों की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि जो बंदा हमारे को कमा के दे रहा है, अगर हम उसी की साइड नहीं लेंगे तो कौन बंदा सर हमारे पास काम करेगा। आज उनको पता है टंडन जी को रात को 2 बजे फ़ोन करेंगे, सर यहाँ पे झगड़ा हो गया, तो 2:10 में टंडन जी पहुँच जाएंगे। तो मुझे उस वक्त रात को बंदे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती, वो अपना दिल होता है सर जाने का। और ऐसा ही हम करते हैं सर, इसीलिए शायद। गाड़ियों का शौक है आपको? है सर। और क्या क्या शौक है? मेटलिस्टिक चीज़, क्या चीज़ आपको पसंद है रखना गन्स के अलावा? गोल्ड। गोल्ड। तो ठीक है, आप इस फील्ड से हैं और शायद आपको गोल्ड पहनते हो डर ना लगता हो। आजकल जो है मेरी वाइफ मुझे को अक्सर बोलती है क्या आप ऐसे चैने वैने डाल लेते हो। मैं कहा कोई गोली मार के ले जाए तो ले जाए, हाथ से तो लेके जाएगा नहीं, और नाम देंगे। अच्छा अभी भी मैंने 50 ग्राम का कड़ा पहना, तो सर इसको उतारने के लिए 50 ग्राम का कलेजा चाहिए। तो मैं तो उतारने दूंगा नहीं सर। और वो मेरे को गोली मार दे तो अलग बात है, हाथ से तो नहीं लेके जा सकता। कभी ऐसी कोशिश करी है किसी ने? और ये कई बार हो चुकी सर, कई बार हो चुकी। मैं फंस गया। किसी को सफलता मिली? मेरे ब्रदर और मैं जा रहे थे कानपुर, घड़ी डिटर्जेंट आता टीवी में ऐड जिसका, उनके साथ में मीटिंग थी। अच्छा वो उनके जो उनके डायरेक्टर हैं उनके साथ, नाम उनका थोड़ा वैसे चिंटू जी नाम है डायरेक्टर। अच्छा तो सीधी डायरेक्ट बात हो रही थी, 70-80 आदमी लगने थे। हम चले गए यहाँ से। तो मैंने आपको बोला था PSO मेरे साथ होता है। तो बलजीत गाड़ी चला रहा था, मैं आगे बैठा हूँ, मेरा भाई पीछे। अच्छा अब मीटिंग में जाना तो अच्छे बन के जाएंगे ना, तो और 50 तोला पूरा अच्छा लोड था। हम गूगल के साथ साथ जा रहे, पता नहीं जाके उसने कहाँ घुसेड़ दी गाड़ी। अच्छा आगे जाके देखा तो रोड ब्लॉक। तो उसने हमारी गाड़ी का नंबर देखा, नई गाड़ी थी तो मेरी दिल्ली नंबर गाड़ी। उसने कहा लाला टाइप के बंदे बैठे हैं। उसने भाई जी वो जो गांव में नहीं होता वो घास वाला टाइप का घर, झुग्गी उग्गी क्या होती है, उसमें से लिटरली पूरी तलवार निकाल ली। अच्छा मैं कहा बलजीत भाई इसने तो तलवार निकाल ली और गाड़ी वापस नहीं जा सकती, आगे रास्ता नहीं है। कहता देखते हैं सर क्या करता है। वो हमारी तरफ आने लगा।
तो मैं कहा बलजीत तो गाड़ी के अंदर की लाइट जला बेटा, हाँ। लाइट जला। मैं कहा रिवॉल्वर में गोलियां डाल जरा। अभी तो उस पर तो तलवार थी, हमने जैसे ही रिवॉल्वर में गोलियां डाली वो वहाँ से 1 2 का 4 निकल लिया। अच्छा। नहीं तो उस दिन कांड हो गया था हमारा। हम्म। ये फ़ायदा होता सर, हम्म। अगर हमारे पास उस दिन बलजीत नहीं होता तो सर वो जो कहता हमारे को करना ही पड़ता ना, क्योंकि गाड़ी बैक जा नहीं सकती, गांव में हम घुस गए बैक साइड और सामने से कोई रास्ता नहीं है। ऐसा हो चुका है हमारे साथ, 1 2 बार और भी हुआ है। लेकिन वो है कि थोड़ा सा हमने दिलेरी दिखा दी तो सामने वाला डाउन हो जाता है। और ये अक्सर करके पता कब होता है, जब आप अपनी दिल्ली नंबर गाड़ी आगरा चले गए या ग्वालियर चले गए या हरिद्वार चले गए, वह दिल्ली वाला है, हाँ। तो वो यूपी वाले बड़े चौड़े हो जाते हैं। अच्छा। उसको नहीं पता होता कि शायद दिल्ली वाला यूपी से ही होके गया हो पहले। कोई यूपी वाला बुरा ना मान जाए। मैं वहीं से हूँ ना, अच्छा। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, हाँ। लेकिन जो मेरे दादाजी का जो घर था वो यूपी मेरठ में था। हाँ, ओके ओके। तो ये आधी दिलेरी वहाँ से भी आई हुई है। कभी दिल्ली वाले, उनको लगता है दिल्ली की गाड़ी है क्या करेगा, बाऊ टाइप का बंदा, उसको क्या पता कि दिल्ली वाला मेरठ वाला था पहले। टंडन जी, आने वाले 4-5 साल में आपका क्या टारगेट है? अगर मैं बिजनेस की बात करूं, लाइफ की बात करूं, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ या कोई बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या कोई ऐसी हॉबी, कुछ भी आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं अभी पीछे किसी जगह पे गया हुआ था, वहाँ पर काफ़ी तरह के लोग, मतलब इंडस्ट्री वाले, ट्रेडिंग वाले, कॉरपोरेट वाले, काफ़ी लोग आए थे। तो कोई मीडिया से भी आया था, तो मेरा उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, उसकी मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है। तो उन्होंने मेरे पूछा था आपका क्या टारगेट है। मेरा टारगेट अभी आने वाले 3-4 सालों में 10 से 11 हज़ार आदमी लगाने का सर। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि जो चीज़ें बचपन से हमारे जहन में चल रही थी ना कि हमने ऐसे करना है वैसे करना है, वो अब सर हम अपने पूरे बलबूते पे करेंगे। क्योंकि जो हमारे घर वालों ने हमारे लिए करना था वो उन्होंने जितना करना था उससे ज़्यादा कर दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को बढ़ाना। 400 बंदे भी मैन पावर दिल्ली के हिसाब से कम नहीं है। 400 बंदों की मैन पावर कम नहीं होती है हैंडल करने में। आज हम 10 लोग हैं तब भी हैंडल नहीं होती, 2 हम भाई हैं 12 हो गए तब भी जाके हैंडल नहीं होती। लेकिन मेरा टारगेट है आगे कम से कम 10,000 आदमी लगाने का। क्योंकि जो चीज़ें सोचते थे पहले, हमारे कज़न आते होते थे बाहर से तो उसको बड़ी इज्जत मिलती थी, फॉरेन से आया है, सब उसको रिसीव करने जाते थे। तो वो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस टाइम हमारा जाने का टाइम था हम स्ट्रगल कर रहे थे बुरी तरीके से। लेकिन आज इतने पैसे अर्जित कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कनाडा में पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड सर। और हम चाहते हैं कि जब वो 5-7 साल बाद इंडिया आए तो हम भी किसी लेवल पे और वो तो किसी लेवल पे होके ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहाँ और यहाँ की करेंसी का इतना डिफरेंस है, हमारा 1 रुपया उनके 100 रुपये। तो हमने इसलिए ये मेहनत करके जैसे भी अपने बच्चों को सेटल कर दिया वहाँ कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। हमने तो आधी ज़िंदगी निकाल ही दी है सर। आपको पसंद है ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग पसंद है। किस टाइप की? अपनी गाड़ी से। जगह? अपनी गाड़ी से, अच्छा। कोई भी जगह हो। कई बारी तो मैं इस तरीके से निकलता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करी, चल यार कभी कानपुर नहीं देखा, चल कानपुर चलते हैं, चाहे कोई लेना देना ना हो, ओके। कोई मतलब जैसे प्लानिंग वाला कोई चक्कर नहीं, जहाँ दिल करता हूँ चल पड़ता हूँ। तो चलिए, ये तो बात ट्रैवलिंग की हो गई। लाइफ में आप किस टाइप के पर्सन हैं जो एक रात को होता है अपना आने वाला दिन पूरा प्लान करता है, उस तरीके के हैं, या फिर जो रैंडमली काम आया? आप मेरा व्हाट्सएप देखना, हाँ। उसके स्टेटस पे जाना। हाँ। आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे गुणी बंदे हो, उस पर पिछले 12 साल से यही लगा हुआ है, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड। गुड। जो उसने करना वो वही करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते सर। कुछ प्लानिंग नहीं होती। सुबह उठ गए, ये तेरा शुक्र है भगवान, तैयार हो गए, ये भी तेरा शुक्र है भगवान, काम पे जा रहे हैं ठीक है, किसी ने बुला लिया तो वेलकम, नहीं गए तो भीड़ कम, दफ्तर में बैठे आराम से सर, काम चल रहा फ़ोन के ऊपर, जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ जाते हैं ना सर। अब कई साइड ऐसी हैं जहाँ से हमारे को खुद ही जाके लेबर को पैसे देने हैं, हम नहीं भेजते किसी को। क्यों? जो हमारा बंदा जाता है वो उसको नहीं उस तरीके से एंटरटेन करता जैसे हम करते हैं। उनको हमारे से उतने ही पैसे लेके बड़ी खुशी होती है कि हमारा मालिक पैसे देने आया। तो ऐसी साइड भी है सर। प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं है, जो करेगा भगवान ठीक करेगा, क्योंकि हम किसी के साथ गलत नहीं करते ना। और ख़ासकर अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाता नहीं मैं, लेकिन मैं कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि गलत करने का इल्ज़ाम गलत ही होता है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिकल देखा है, जो जिसका जैसे करता है
उसके जो जाता है वो जाता है सर। ये VNI की पॉलिसी भी है। आपने कहा छोटी सी उम्र में, तो उम्र के एक उस पड़ाव पे जाऊं जब काम धाम से सब अलग, एक एज आती है ना जिसमें हमारा अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स, लव लाइफ, कार्स, लग्जरी लाइफ, पार्टीज होती, तो वो आपकी लाइफ में भी कभी टाइम आया है? देखिए सर, अगर 2008 से देखा जाए, जब रात को 2 बजे सड़कों पे धक्के खा रहे थे तो वो हमारा स्ट्रगल का टाइम था। अभी भगवान की इतनी कृपा है कि जो चाहे वो कर सकते हैं सर। ठीक है, हम किसी से ज़्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं है। BMW खरीदना मुश्किल नहीं है सर, कोई मुश्किल नहीं है BMW लेना। जब उसकी वो 4 लाख है 2 लाख सर्विस के पैसे देने पड़ते हैं, वो मेंटेन मुश्किल है। तो लग्जरी में तो हमें है सर, जो दिल करता है वो करते हैं, जो दिल करता है वो खाते हैं, जो दिल करता है वहाँ चले जाते हैं। पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं सर किसी तरह की। कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज तक याद करके हंसी आती है? हाँ, कॉलेज में भी करते थे और स्कूल में भी करते थे। कॉलेज में हमारा सिर्फ बैग ही बैग होता था, कॉपी उसमें होती नहीं थी। और 1-2 बार कभी कुछ निकला भी, वो भी ऐसी चीज़ निकल आई कि उसके बाद दोबारा किसी ने पूछा भी नहीं कि आप कोई वो जो रजिस्टर या एक सिंगल पेन लेके आते हो। और स्कूल टाइम की बात करूं तो इंटरवल से पहले हम पूरे स्कूल के जितनी हमारी क्लास के 40-50 बच्चे होते रहे, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे थे, रजत सिंगल, हरप्रीत मल्होत्रा, उनके टिफ़िन पहले चोरी कर लेते थे। इससे पहले कि इंटरवल हो हम सारे टिफ़िन खा जाते थे और सारा फोकस हमारे पे होता था। नॉटी इतने थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि पूछे तूने खाया, खाया हम नहीं होता था। कॉलेज में कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़बरदस्ती स्टेज पे खड़ा कर दिया हो और कुछ आपको एक्ट करना है, कुछ सॉन्ग करना है, या किसी भी तरीके से सामने जो पब्लिक है उसको एंटरटेन करना है, या कुछ भी लेक्चर देना है? करा करते थे मेरे को स्कूल टाइम से। अभी तो खैर मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करूँगा तो आ जाएगी। कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, हमारा गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, सिक्स स्कूल था, तो वहाँ पर मुझे डेस्क बजाने की बड़ी आदत थी, तो मैं पूरा ढोल बजाता था। अच्छा। वो गाने गाते थे तो मैं ढोल बजा रहा, वैसे नहीं ढोल पे, स्कूल की डेस्क रख के कुर्सी लगा के अपनी पेंसिल से और स्केल से। अच्छा। हाँ, बहुत बजाया मैंने सर और बड़े इनाम मिले हैं। हमारा प्रिंसिपल होता रहा, अभी तो नहीं रहे वो सर, JS भाटिया, तो वो कहता रहा जब भी ढोल टंडन को बुलाओ। अच्छा। पढ़ाई तो उसको आती नहीं लेकिन ढोल अच्छा बजा लेता है, तो मैं बजाता था। अभी भी शौक है? बजाता हूँ। है घर में प्रोफेशनली या नहीं, कुछ मैं तो ऐसा? वैसे जैसे अभी ऐसे बैठा हूँ ऐसे बजाऊंगा, या कोई मिल गया कुछ गुनगुना के सुना सकते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे वाह। ऐसा कुछ नहीं रहा प्रोफेशनली, लेकिन शौक है। कभी मैं बैठा होता हूँ अपने कहीं पर ऑफिस की टेबल पे, तो अपना पेंसिल स्केल से बजाता रहता हूँ, बैठा हुआ प्रैक्टिस करता वैसे रहता हूँ। आपने भी एक लाइन करी, इस पे आप बिलीव भी करते हैं? है सर, ये ज़िंदगी की हकीकत है। आप किसी के साथ कुछ अच्छा करो, कुछ तो लोग कहेंगे। आप किसी के साथ बुरा कहो तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना सर। आप अपना काम अपने हिसाब से करते जाओ, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी ज़िंदगी का। कहने वाले का मुंह नहीं रोक सकते आप सर। हमारे पंजाबी में क्या कहावत है, बोलने वाले की जीप नहीं पकड़ सकते आप। निकला वो धनुष से तीर बाहर तो बाहर, कुछ तो कुछ कहेंगे। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा हो और आप चुप हो गए हो और आपने वेट किया हो और अपने स्टेटस के दम पे या किसी भी तरीके से ये सोचा हो कि इसको करके दिखाऊंगा? हाँ ना, कोई ऐसा किस्सा? है ना। उस बंदे का नाम नहीं मैं लूंगा अभी आपकी मीडिया पे। किसी ने मेरे को बोला था तेरी औकात क्या है। अच्छा, कुछ इस डिटेल में इंसिडेंट क्या, किस बात से, कैसे? किसी बात को लेके हुआ कि सर उस टाइम समझो मेरी अर्निंग रोज की 1,000 रुपये थी, उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए थी, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। कहीं पर कोई बात हुई, 2 पैक लगा रखे थे, कहने लगा और जाके अपना काम कर, तेरी औकात है, हमारे सामने बात करेगा। मैं कहा सर यू आर राइट सर, औकात तो नहीं है सर। गुस्सा तो बताया होगा? आया था। तो क्या कह के किस तरीके से कंट्रोल कर लिया अपने आप को? भगवान के सामने खड़े होकर बोला कि भगवान भाई ये जस्टिफाइड वाली बात नहीं है। सही मौके का इंतज़ार किया और जब मौका मिला तो उसको एक बात ही बोली थी कि अगर कुत्ता आपके पैर पे काटेगा तो आप कुत्ते को नहीं काटोगे। कहता क्या? मैं कहा उस वक्त तेरी औकात थी, मेरी नहीं थी। आज मेरी और तेरी नहीं है। मैं तेरे को डिफरेंस बता रहा हूँ ना। मैंने तेरे को उस टाइम कुछ कहा था ना, मैं तेरे को अभी कुछ कह रहा हूँ। उस टाइम भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता था, अभी भी कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ कर ही नहीं सकता, सोचो भी मत।
दोबारा मिलने का मौका मिला उनसे? मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ अच्छा। ना। ओके। मैं कहा कुत्ता बंदे को काटेगा तो बंदा कुत्ते को नहीं काटता। मैं कहा बड़ा पैसे वैसे करता था, तूने सारे पैसे जुए में कमाए, जुए में घुस गए। मैंने ऐसे कमाए, ओके। मैंने ऐसे कमाए और मेरे पैसे मेरे पास है, मेरे को नजर आ रहे हैं कि मैं इतने रुपए का बंदा हूँ, मुझे पता है, मैं अपनी औकात में रहता हूँ, तेईता फड़िया नहीं मारता। भगवान में भरोसा रखते हैं आप? 100%। अच्छा। 100%। दूसरों को आप क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए भरोसा? कई लोग मैंने देखे हैं कि बोलते हैं कि एक भरोसा करना अलग बात है, मैं भी भरोसा करता हूँ, बट भरोसा करना ही सिर्फ, क्या ये सही है? सर देखो ऐसा है कि अगर आपने कुछ अपने बारे में कुछ प्लान कर रखा है कि मैंने ऐसे ही करना है, तो कुछ कह नहीं सकते। अपन तो जब भी ये 2008 से इस जर्नी में आए थे, देखा बड़ी डिफिकल्टी आती है ज़िंदगी में। अपन ने तो सीधा ट्रैक पकड़ रखा है, उसी पे अपनी ट्रेन छोड़ी हुई है जो सीधी सीधी चली जा रही है। और 2008 से और 2000 आज 24 है, किसी चीज़ की भगवान ने कमी छोड़ी नहीं सर। जब मैं रेडीमेड का काम करता था तब भी कमी नहीं था, स्कूटर भी जाते थे, तो स्कूटर का जमाना होता था। उसके बाद जब मैं सिक्योरिटी लाइन में हूँ तो इस काम में सर मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना दी हो। आज मुझे लोग जानते हैं, आज आप गूगल पे रेटिंग देखो, पवन सिक्योरिटी सर्विस 4.5 रेटिंग है, 5 सारी होती हैं। किसी से बोलो पवन, यार सुना हुआ नाम लगता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में बंदे लगा रखे हैं। अब नेटको लॉजिस्टिक है हमारा क्लाइंट है, उसके कम से कम 100 ऑफिस हैं, 80 में हमारे बंदे लगे हुए हैं। तो जो बंदा वहाँ पे जाता है उनसे सामान लेने या उनको सामान बुक कराने, बिल्टी देने, वो देखता नहीं पवनस की सिक्योरिटी खड़ी है। तो सर इस कंपनी ने नाम दिया, फ्रेम दिया, पैसा दिया, आज बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं इसी कंपनी के दम पे तो कर रहे हैं सब। और सर दूसरा जो सबसे बड़ा अपना काम है करने का, वो है ईमानदारी। सीधा सीधा चलोगे तो भगवान आपके साथ सीधा चलेगा, आप टेढ़ा चलोगे तो सर आपके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत होगा। कहते नहीं है तूने गलत किया बेटा तेरे साथ जरूर होएगा, होता ना। तो आपके सामने बैठे इतने हेल्दी वेल्दी होने के बाद भी ठीक चल रहे, क्योंकि हमने गलत किया नहीं किसी के साथ, इसलिए डर भी नहीं है कि मैंने उसके साथ बेईमानी करी वो मेरे साथ करेगा। ऐसी सोच ही नहीं अपनी। जितने पैसे कमाए ठीक है भाई, शुक्र है भगवान तेरा, घर में खाई रोटी सो गए आराम से। टंडन जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा जी बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा सर। आपसे। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। कम बोलता हूँ, कम घुलता मिलता हूँ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ एक लिमिटेड दायरे में रहता हूँ। आपसे जान के मुझे लगा, आपने कहा मेरे बहुत दोस्त हैं, मिलता जुलता हूँ, कॉलेज लाइफ में बड़ा नॉटी रहा हूँ, चहल पहल रही है। तो एक सिंपल सी चीज़ आपसे पूछूंगा कि भाई क्या खुश रहने के लिए भीड़ की ज़रूरत होती है या अकेले भी खुश रहा जा सकता है? देखिए सर, अगर तो दो ही तरह के फंडे हैं जिंदगी में, टॉस करोगे या तो हेड है या टेल। एग्जैक्टली। या तो अपनी फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, या अपनी उंगलियों पे गिने हुए 4-5 दोस्त बना लो। ज़्यादा दोस्त जिनके होते हैं ना, वो आपको किसी सर्कल में मिलते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है कि आप गए और ये टंडन जी क्या हाल है, 2 कदम में फिर टंडन जी क्या हाल है। लेकिन उस उतने सर्कल में से होते 2 या 3 ही आपके अपने हैं। अच्छा, बिल्कुल। 2-3 ही आपके अपने होते हैं। और फ्रेंड सर्कल होना आदमी को मतलब जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई शराब पी के खुश है, कोई जुआ खेल के खुश है, कोई अपने दोस्तों के साथ खुश है। जो दोस्तों के साथ खुश है ना, उसको फिर किसी और नशे करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। क्या बात है। उसके दोस्त ही इतने बड़े लाजवाब हैं, हमारे मल्होत्रा जी हैं, इनके जैसा सर्कल भगवान हर किसी को दे। 18-18 हज़ार तो उनके फॉलोवर हैं सर। उनके डांस देखो, उनकी एज देखो, उनका बात करने का तरीका, कोई एटीट्यूड नहीं है। बिल्कुल। जिससे जैसे मिलते हैं इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सामने वाला बंदा चाहता कि ये बंदा मेरे को दोबारा बुलाए। तो मल्होत्रा जी का ऐसा नेचर है। BNI में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक अकेले ही इतने इतने विजिटर ले आते, हम सारे मिलके नहीं ला पाए। तो ये किस लिए आ रहे हैं? उनकी फेस वैल्यू है ना सर बाजार में, एग्जैक्टली। उनकी गुडविल है। उन्होंने कह दिया रजत भाई पहुंचना है, तो आप मना नहीं कर सकते सर। बिल्कुल। कन्वेंस भी तो करना एक उन्होंने कहना, और हम कन्वेंस करने के बाद भी नहीं लेके जा पाते। क्यों? वो कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है। देखिए, आप बड़े हैं तो, बट आजकल क्या है कि किसी भी एज पे, अभी मैं 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था, मात्र 7 साल का बच्चा था, स्कूल में खेल रहा था और उसे हार्ट अटैक आ गया। तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस, अकेलापन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है लाइफ में। किसी को किसी भी तरीके का है, किसी का कोई काम नहीं बन रहा, किसी को कोई पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपसे अगर मैं सिंगल वर्ड आंसर पूछूं इस सारी चीज़ों की, आप इतना काम
लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत सारी आपने भी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, तो आपके लाइफ के उस एक्सपीरियंस को निचोड़ूं तो क्या उसका कंक्लूज़न निकलता है? सर इस बारे में मैं सिर्फ ये आपसे बोलूँगा, इंसान गलती करता है, भगवान कभी गलती नहीं करता सर। अच्छा। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। अभी मेरा दोस्त बहादुरगढ़ में रहता है, बॉबी आहूजा, उसका कोई दोस्त था, आपने न्यूज़ में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, उसके वहाँ पे उसके फादर का बड़ा रेपुटेटेड रेस्टोरेंट का काम है, राम रेस्टोरेंट के नाम से, बहादुरगढ़ मेन रोड पे है। अच्छा। उसके बेटे को कुछ खाने की क्रेविंग हुई कि मैं कुछ खाता हूँ, तो वो दिल्ली वाले बहादुरगढ़ जाते नहीं। उसने कहा आप ऐसा करो, आप घेवरा मोड़ पे ले आओ सामान, तो मैं गाड़ी से वहाँ जाता हूँ। अच्छा। वो जो भी स्नैपडील था या जोमेटो था या स्विगी था, ओके। वो रोड के साइड था, ओके। वो दिल्ली वाली रोड पे था। ठीक है। वो इधर से आ गया डिवाइडर पे, वो उधर से आ गया, हाँ। उसने एक दूसरे ने एक्सचेंज उसने पैसे दिए, एक्सचेंज हो गया। राइट। उधर से गाड़ी आई, उस बंदे को टक्कर मार के चली गई। हो। 24 साल का जवान लड़का, एक लड़का उनकी फैमिली का, उनका बुरा हाल है सर। ओके। अब क्या कहोगे सर इसको, क्या कहोगे? लाइफ कभी रुकती नहीं। एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी मम्मी डेथ कर गई, तब भी वो सरवाइव करके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब उसके साथ हुआ, और उसको बार बार भगवान अल्टीमेटम दे रहा है कि तेरी सेम डेट पे सेम मंथ में एक बार तू बच गया, 2 बार बच गया, उस दिन तीसरी बार चौथी बार थी। वो बच्चा ही नहीं मान के दे रहा था किसी चीज़ की। अब भगवान आके थोड़ी ना उसको आके हाथ पकड़ के बोलेगा कि भाई तू ये काम मत कर। उसको अगर आप ज्योतिषी हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, हम पूछते हैं ना पंडित जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, आप कहते हो फलानी डेट पे होगा। उसकी फैमिली ने उसको मना किया। अब कोई आप नहीं मान रहे तो भगवान तो इंडिकेशन दे रहा है ना, आप नहीं मान रहे तो आपकी गलती है। जिस दिन उसका पहले एक्सीडेंट हुआ, सेम डेट सेम मंथ सेम टाइम, नेक्स्ट मंथ सेम टाइम, थर्ड में साथ ही चला गया। तो क्या कर सकते हो? भगवान ने कहाँ गलती करी? उसने तो इंटीमेट दिया, अब और क्या करेगा बताएगा आके। भगवान कभी गलती नहीं करता सर, एग्जैक्टली। गलती इंसान करता है और बाद में पछताता है। टंडन जी, कोई ऐसा शौक या कोई ऐसी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसका आपको गिला हो कि काश ये नहीं किया होता, या कुछ ऐसी बात? मैं मानता हूँ कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा रिग्रेट पॉइंट होता है, या कुछ ऐसा चीज़ होती है जो होता है ना कि काश उस वक्त मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज ज़िंदगी में मैं किसी और मुकाम पे होता। तो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़? सर जब मेरी मैरिज हुई थी, तो मेरी मैरिज के 1.5 या 2 साल बाद मेरी वाइफ ने कंसीव किया, और मेरा एक बेबी बॉय हुआ, और वो प्री मैच्योर बच्चा था। मेरी लाख कोशिश करने के बाद जितना मेरा समर्थ था या जितनी भी मेरे को सपोर्ट थी, मैंने उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा। अच्छा। और उस टाइम मैं सक्षम था, किसी चीज़ की मेरे को कमी पेशी नहीं थी, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया, और ये दुख सारी ज़िंदगी मेरे को रहेगा। obvious बात है। शायद थोड़े और पैसे लगाता बच जाता, शायद थोड़े और लगाता, वो शायद वाला लफ्ज़ ख़त्म था। मैं मतलब जाता था तो पैसे लोड करके ले जाता था कि कब कौन वो कितने पैसे मांगेगा, मैं उसको दूंगा, इसको ठीक करना भाई तू। वो एक की जगह 2 डॉक्टर लगा, तू नर्सरी में रख, तू ओपीडी में रख, आईसीयू में रख, कुछ भी कर, इसको ठीक कर। 2-2.5 महीने मैंने रोज़ की मतलब अपने घर से हॉस्पिटल तक की रोज़ की 100-125 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करी है। सवेरे जाना, वापस आना, शाम को वाइफ के लिए खाना लेके जाना, वापस आना। आप 2 मिनट रुकना, डॉक्टर ने कहा बच्चे की तबीयत खराब है, पूरी रात गाड़ी में अकेले बैठे रहना, गाड़ी स्टार्ट करके कि चल अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन सर हर बार हर चीज़ पैसा नहीं बचा सकती ना, कुछ किस्मत भी होती है ना आपकी। बिल्कुल। वो मेरी किस्मत वहाँ पे ख़राब थी, तो ख़राब थी तो थी, अब क्या कर सकते हैं। एक बंदे को ये अफसोस होता कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास तो सब कुछ था, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किस्मत ख़राब थी। खैर चलिए, इसके अलावा लाइफ में आप काम और ये सब चीज़ें छोड़ के पार्टी को कितनी प्रेफरेंस देते हैं? आपके यहाँ से जाने के बाद पार्टी होगी सर। कुछ पार्टी की डेफिनेशन? पार्टी की डेफिनेशन दारू। ओके। तो वो वो भी अकेले? मैं इस वजह से इस मतलब इतना ज़्यादा चौड़े में बोल रहा हूँ क्योंकि सर ऐसा है, अब मेरे को मेरी इनकम मेरे दिमाग में है हाँ। कि सर मैं इतने रुपए महीने कमाता हूँ, ओके। अगर उतने में से मैं एक 54 या 58 खर्च भी देता हूँ
तो भी मेरी पीछे फैमिली को या मेरे स्टेटस को या मेरी लेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो 1 या 2 घंटे का टाइम मैंने अपने लिए रखा हुआ है, चाहे वो मैं घर में बैठूं, चाहे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठूं। ओके जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं ऐसे नॉर्मल रहता हूँ। Okay. एंजॉय करना या डांस करना वो मेरी हॉबी है, वो मैं जाते जाते भी करता जाता हूँ, गाड़ी के अंदर अकेले भी। आपने एक बात कही कि पहले फैमिली की सिक्योरिटी ज़रूरी है, उसके बाद पार्टीज़ या जो भी अदर एंटरटेनमेंट है बिल्कुल उसको बिल्कुल प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिल्कुल। सर एंड में कुछ आप कुछ अपना लाइफ एक्सपीरियंस या किसी भी तरीके से कोई मैसेज या कोई भी ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं ताकि ये हम जैसे यूथ को, हम जैसे पर्सन को कुछ आपसे सीखने को मिले? सर अपना कोई एक गोल बना लो ओके कि मेरे को जो है अब हम ये सोच के चलते जी हमारे को ग्रुप 4 तक पहुंचना है, ग्रुप। ग्रुप 4 सिक्योरिटी सर्विस। अच्छा ओके तो दे हैव 25-30,000 बंदे उनके पास काम करते अच्छा हैं, ओके हम 400 पे हैं। ओके तो आप कोई गोल अपना रख लो, हाँ उसको अचीव करने के लिए पीछे भागते रहो, जब तक भागते रहो जब तक वो आपकी पकड़ में ना जाए। सोचना नहीं है कुछ भी, अच्छा ना ये देखना है E4 बट इधर गड्ढा उधर स्पीड ब्रेकर, भागते चलो जाओ उसके पीछे। वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलोगे पहुंच जाओगे सर। क्या बात है। आपके सामने बैठा हूँ हाँ मैंने सर इन हाथों से हाँ जब काम रेडीमेड का सीखा था, हम्म, मैंने उनसे अपने मल्होत्रा साहब हैं उनसे बात कराई थी फ़ोन से, हरीश मेहता जी हैं, उनकी दुकान पे सर 800 रुपये की नौकरी की है महीने की। अच्छा काउंटर पे कपड़ा मारना, जो भी कस्टमर आना उसको पानी पिलाना, ये भी किया है सर मैंने। जब मेरे को रेडीमेड का काम आ गया फिर मैंने दुकान खोल ली, फिर मेरे को दुकान बोरिंग लगी, मैंने सिक्योरिटी कंपनी खोल ली। लेकिन ये काम बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक से एक नई चीज़ें पूछते हैं लोग, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, तो ये काम बढ़िया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे और इसी में पूरा फोकस लगा रखा है। गज़ल या शायरी सुनते हैं आप? सुन लेते हैं, कोई एक छोटी सी एंड में। अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं। पंकज उदास की कभी सुन लेते हैं, हुई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो हम थोड़ी तो नहीं पीते, ज़्यादा पीते, लेकिन शुरू थोड़ी से ही होते हैं। सिर्फ एंजॉयमेंट सर, फॉर जस्ट कॉमेडी। ऐसा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। धार्मिक आदमी हूँ, मंगलवार को नहीं पीनी, चाहे कोई मेरे वजन जितने पैसे दे दे। अभी नवरात्रि आएंगे नहीं पीऊंगा, अच्छा श्राद्ध आएंगे नहीं पीऊंगा, ओके ओके और जब पीनी है तो पीनी है सर। ओके क्यों? घर के अंदर बैठ के भी हंगामा नहीं मचाना, बाहर भी नहीं मंगाना। ठीक है, अपना पूरे दिन का स्ट्रेस हमारे काम में बहुत है, बहुत स्ट्रेस है। आप मतलब इजीली हैंडल नहीं कर पाओगे। हम आपको एक दिन के लिए अपने सिर्फ फ़ोन दे देना अभी कि आप उसको सुबह 8 बजे रात को 8 बजे फ़ोन सुन लो, तो बीपी की गोली खानी शुरू कर दोगे सर। अच्छा हाँ जी, इतना ऐसे भयंकर भयंकर कॉलें आती हैं उधर से, हम हंस के टाल देते हैं। हैप्चुअल हो गए ना। टंडन जी, आपका कोई निकनेम कभी किसी ने, घर वालों ने या दोस्तों ने कोई ऐसा नाम दिया जो आपको बहुत प्यारा लगा हो? ऐसा नहीं? कोई ऐसा कोई खास, जिसने जिस नाम से बुलाया ना, अपन ने कभी उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं लगाई। किसी ने मोटा कह दिया तब भी खुश है, किसी ने पप्पी लहरी बोल दिया जब भी खुश है। आप बदनाम समय जैसे लगते हो, अरे भाई तूने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था, तू राजी है ना, खुश रह। मैं कहा बल्कि अगर तेरे को मेरे से 10-20 किलो चाहिए तो ले ले भाई, कुछ तो अपना बना ले, हमारा तो जो होना था हो चुका। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है। समझ जाओ। ठीक है टंडन जी, आपके साथ जैसे भी टाइम बीता ना, ये मतलब बहुत कम था, बहुत शॉर्ट था, बहुत मज़ा आया। मैं यही चाहूँगा कि आपसे, और मैं एक चीज़ ख़त्म करने से पहले कहूँगा, आपके माध्यम से और महफूज भाई के माध्यम से, आज ज़िंदगी का ये पहला इंटरव्यू है जो मैंने दिया है। कैसा दिया है? अगर गलत दिया हो तो भैया हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अरे और फिर अब टंडन फियर है, नॉट टू हियर है। नॉट टू फियर, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं उल्टा बोल दिया इसका, और बढ़िया लगा सर, बढ़िया लगा। टंडन इज हियर, नॉट टू फियर। वो तो वैसे होती है मेरी टैगलाइन। हाँ। अगर मैं डरा हुआ हूँ तो मैं फिर यहाँ पे आऊँगा भी नहीं दोबारा कभी। नहीं, मेरे पर्सनली मैं बताऊं, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, देखिए किसी के साथ महफिल में मिलते हैं तो जानने को नहीं पता चल पाती, बट आज आपके बारे में जाना, और ऑब्वियसली जब भी किसी से बातचीत होती है ना, तो सर कुछ मेरा चीज़ें 1 सीखने मिनट को आपके लिए मिलती हैं। एक छोटी सी आपकी बात काटूंगा। हाँ जी। आपने अगर किसी से मिलना हो ना, तो सर आप उसके घर में जाओगे तो वो आपको तवज्जो देगा। आप मंदिर के बाहर से निकलो, जय श्री बालाजी बोल के निकल जाओगे तो बालाजी को नहीं पता बाहर से कौन गया। एग्जैक्टली आप अंदर जाके घंटी बजाओगे, टीका लगवाओगे, तब बालाजी को पता चलेगा। एग्जैक्टली, तो ये सेम फंडा है सर, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। एग्जैक्टली आप किसी को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दोगे तभी, हाँ, मतलब वो जो गाड़ी है वो तभी बैलेंस चलती है ना सर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
थैंक यू सो मच टंडन जी। Thank you, sir. आपके साथ मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा और होपफुली यही उम्मीद करूँगा कि दोबारा आपसे रूबरू हूँ और बहुत सारी बातें करें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो कहते हैं ना आपकी भाषा में क्या क्या, जब मिलते हैं दो यार, कुछ ऐसा, और बातें तो कभी सर वो 2 यार जब मिलते हैं वो 8 बजे से पहले मिलना सर, क्योंकि बाद में तो हम किसी से नहीं मिलते हैं। चलिए थैंक सर यू बस बात को ख़त्म करने के लिए एक फुल स्टॉप लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 घंटे बैठाओगे बैठ जाऊंगा। नहीं, वो full सबर stop बहुत नहीं दिया है। भगवान ने। मैं यही कहूँगा वो डॉट 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 है, टू बी कंटिन्यू। दोबारा मिलेंगे, दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, थैंक यू। ओके।